आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। हमारा अभी फ़िलहाल चैप्टर चल रहा है मुग़ल साम्राज्य, जिसमें हम बाबर से लेके औरंगज़ेब तक एक एक करके कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उन्हीं बाबर से लेके औरंगज़ेब के बारे में उनकी स्थापत्य कला, साहित्य, चित्रकला, मुद्रा व्यवस्था, संगीत कला और प्रशासन व्यवस्था को हमें कंप्लीट करना है। इनमें से हम स्थापत्य कला 2 क्लास में, उसके बाद साहित्य और संगीत कला पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है चित्रकला। जैसे कि हमने मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला, साहित्य और संगीत कला को बाबर से स्टार्ट किया और औरंगज़ेब तक लेके गए हर एक में, ठीक उसी प्रकार हम चित्रकला को भी बाबर से ही स्टार्ट करेंगे और औरंगज़ेब तक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मुग़लकालीन चित्रकला। बाबर के समय में एक ही प्रसिद्ध चित्रकार का नाम मिलता है या एक ही प्रसिद्ध चित्रकार का जिक्र होता है, उसका नाम है बेहजाद, जिसको पूर्व का राफेल की उपाधि भी मिली हुई थी। इस बेहजाद का जो नाम है, वो जो जिक्र है, वो बाबर ने अपने द्वारा लिखे गए बाबरनामा में लिखा है और उसने कहा है कि ये उसके समय का सबसे अग्रणी चित्रकार था। तो अगर बाबर से संबंधित, चित्रकला से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो यही बनेगा कि बाबर के समकालीन कौन चित्रकार था। तो बाबर के समकालीन कौन था? बेहजाद। और इसको बेहजाद को कौन सी उपाधि थी? वो थी पूर्व का राफेल की। ये नाम है बेहजाद और पूर्व का राफेल है इसकी उपाधि। बाबर के बाद था उसका पुत्र हुमायूं। ये जो ध्यान दीजिए, जो बेहजाद था वो हिंदुस्तान में नहीं था, ये फारस यानी कि आज के इराक में था। तो अब बात करते हैं हुमायूं की। तो बाबर के बाद था हुमायूं। जैसा कि आपको पता है, हुमायूं बाबर के बाद गद्दी पर बैठा 1530 में। उसके बाद 1539 तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इसको अपदस्थ कर दिया, इसको हुमायूं को फिर वहाँ से भागना पड़ा था। तो जब ये भागा था तो भाग के ये फारस के शासक शाह तमस्फक के दरबार में इसने शरण ली। जब उसके बाद आपको पता ही है 15 साल बाद फिर ये बैक हुआ था और 1555 में आके इसने दिल्ली की गद्दी दोबारा से छीनी थी। तो जब ये 1555 में हिंदुस्तान में वापस हुआ तो उस वापसी के दौरान अपने साथ ये 2 चित्रकारों को साथ में लाया था। उन 2 चित्रकारों के नाम हैं मीर सैयद अली और दूसरा है ख्वाजा अबुस्मद। और ये दोनों मीर सैयद अली और ख्वाजा अबुस्मद दोनों के दोनों इसी बेहजाद के शिष्य थे। ठीक है, तो ये फारस से जब आया तो दोनों को साथ में लेके आया। तो इन मीर सैयद अली और ख्वाजा अबुस्मद को उपाधि भी दी गई थी। जो मीर सैयद अली की उपाधि थी वो थी नादिल अल अस्त्र, और इस ख्वाजा अबुस्मद की जो उपाधि थी वो थी सीरी कलम की। ध्यान देना, ये दोनों के दोनों कब आए? 1555 में हुमायूं के साथ। अब 1556 में हुमायूं तो मर गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना मीर सैयद अली और ख्वाजा अबुस्मद भी मर गए होंगे। वो आगे आने वाले शासक अकबर के शासनकाल में भी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अबुस्मद किसके समकालीन थे, आप केवल हुमायूं टिक करेगा ना, गलती मत करना कि उसमें अकबर भी ऑप्शन है। तो हुमायूं और अकबर दोनों के समय में ही मीर सैयद अली और अबुस्मद थे। उनके कुछ आपको एक पुस्तक थी हजमनामा। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, जब हम पिछले साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया था कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा, उसको नाम दिया गया था रज्मनामा। तो वो रज्मनामा अलग है और ये हजमनामा अलग है। रज्मनामा को ख्याति प्राप्त है कि वो महाभारत का फारसी अनुवाद है, जबकि हजमनामा को ये ख्याति प्राप्त है कि ये मुग़ल काल की पहली पुस्तक है जिसमें चित्र थे। यानी कि इससे पहले जो भी पुस्तकें थी उसमें किसी में भी कोई चित्र नहीं था। और इस हजमनामा में लगभग 1200 चित्र हैं। इस हजमनामा की जो लिखा गया था उसका जो पर्यवेक्षक बनाया गया था, यानी कि इसके संज्ञान में जो चीज़ लिखी गई थी वो थे मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली के देख रेख में ही इस हजमनामा में चित्रकारी की गई थी। और इस हजमनामा जो लिखा गया था, ये लिखा गया था 1560 से लेके 1575 के बीच में। हुमायूं के बाद बना दिल्ली का बादशाह अकबर। जैसे कि मैंने बताया, हुमायूं मर गया था 1556 में। उसके बाद जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबुस्मद थे वो अकबर के शासन में काल में भी काम कर रहे थे। इसका एक उदाहरण आपने देख लिया कि जो हजमनामा है वो किसके संरक्षण में लिखी गई? मीर सैयद अली के में। 1560 से लेके 1575 में ही आपको याद हो तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी।
तो उसके बाद जो ख्वाजा अबू समद है, ये भी अकबर के शासनकाल में काम कर रहा था। ये भी प्रसिद्ध चित्रकार था, behzad का शिष्य था। तो अकबर ने इसको एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं जिम्मेदारी दी, और उस जिम्मेदारी के साथ में अकबर ने खुद चित्रकारी करना सीखा इसी अबू समद से। तो आप कह सकते हैं कि अकबर ने चित्रकारी करना किससे सीखा, तो वो अबू समद से सीखा। और इसी अबू समद की इसको अध्यक्ष बनाया, और उसकी अध्यक्षता में एक शाही चित्रशाला खोली। प्रश्न पूछा जाता है अकबर ने शाही चित्रशाला खोली किसकी अध्यक्षता में? अबू समद की अध्यक्षता में। मुगल काल की चित्रकला की वास्तविक शुरुआत अगर कहें तो वो अकबर के काल में हुई है, क्योंकि आपने देखा जो बाबर था, बाबर के समय में behzad था, कहाँ पे था? फारस में था, इंडिया में नहीं था, यहाँ चित्रकारी नहीं करता था। उसके बाद था हुमायूं। हुमायूं का शासन काल में आपने दो नाम सुने, मीर सईद अली और ख्वाजा अबू समद, लेकिन कब सुने? 1555 में उसके साथ आके थोड़ा बहुत यहाँ पे माहौल में ढले होंगे, आती चित्रकारी करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया होगा। तो अब सबसे पहले जो आप जिसमें जिक्र भी देख रहे हैं, जिसमें पुस्तक में चित्रकला का जिक्र है, वो है हजमनामा। और हजमनामा कब लिखी गई? 1560 से 1575, यानी कि सिंपल सी बात है 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासनकाल था। तो उसी के शासनकाल में ये हजमनामा लिखी गई, उसमें चित्र थे। तो अब हम आपसे पूछें तो चित्रकला की शुरुआत मुगल काल में कहाँ से हुई? तो हजमनामा पुस्तक से हुई। और ये हजमनामा किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के में। तो सिंपल सी बात है कि अकबर का शासन में ही चित्रकला की शुरुआत हुई है। अकबर के नवरत्न अबुल फजल, जिसने के आईन अकबरी की रचना की, और उस आईन अकबरी में इसने अबुल फजल ने 15 अपने उस जमाने के श्रेष्ठ चित्रकारों का विवरण किया है। तो उन श्रेष्ठ चित्रकारों में ये मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद तो थे ही, क्योंकि अबू समद तो खुद अकबर का ही गुरु था, और मीर सैयद अली हजमनामा लिखवा रहा था। तो उसके उन दोनों के अलावा एक था दसवंत और दूसरा था बसावन। ये दो भी प्रमुख चित्रकार थे। कई लोग तो ये भी बोलते हैं जो ये 15 श्रेष्ठ चित्रकार थे, उसमें से केवल ये दो ही इस्लाम को मानने वाले थे, बाकी के 13 के 13 हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तो उसमें से जो 13 हैं, उन 13 में से दो प्रमुख हैं, दसवंत और बसावन। दसवंत क्यों प्रमुख है? दसवंत का नाम हमने यहाँ पे क्यों किया है कि दसवंत को अकबर ने पहला अग्रणी चित्रकार बोला है, और बसावन को सर्वोच्च चित्रकार किसके लिए? कि रूप चित्रकार, यानी कि जो इंसानों के चित्र बना देता था देख के, और भित्ति चित्रकारी यानी कि दीवार पर चित्रकारी। अगर आपसे कई बार पूछा गया कि भित्ति चित्रकारी के लिए कौन फेमस है, तो वो बसावन। इसको इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ये फालतू में बनाया नहीं गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों के दोनों। रूप चित्रकारी और भित्ति चित्रकारी के लिए कौन फेमस था? तो वो था बसावन। और दसवंत के बारे में क्या फैक्ट है? एक तो अकबर ने इसको पहला अग्रणी चित्रकार बोला है। दूसरा, दसवंत के नाम में एक चीज़ ये भी है कि ये काफ़ी 1684 तक आते आते काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था, और इस डिप्रेशन के चलते इसने आत्महत्या कर ली थी। आपने बसावन के बारे में देख लिया कि ये किसके लिए फेमस था? भित्ति चित्रकारी यानी कि दीवार पर चित्रकारी और रूप चित्रकारी के लिए। और जो दसावन था, दसावन को दो फैक्ट आपने अब तक पढ़े। एक तो ये पहला अग्रणी चित्रकार, उसको बोला किसने? अकबर ने। दूसरा, इसने 1684 में आत्महत्या कर ली थी। तीसरा इसके बारे में है कि जो एक पुस्तक थी ना रजमनामा, रजमनामा क्या? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूं ने। तो उसने तो फारसी में अनुवाद कर दिया था इसका, लेकिन उस जो पुस्तक है उसमें जो भी चित्र हैं, जो भी उस पुस्तक में जो चित्र बने हुए हैं वो किसके हैं? वो दसवंत के ही हैं। सारे के सारे चित्र किसके हैं? दसवंत के ही हैं। और इसी रजमनामा को अकबर ने क्या कहा है? मुगल काल के मील का पत्थर, यानी कि रजमनामा क्या हुआ? महाभारत का फारसी में अनुवाद। और इसको उसने जो रजमनामा है उसने अपनी फारसी भाषा में इसको दूसरा नाम ये भी दिया था, द बुक ऑफ वार, क्योंकि महाभारत में क्या थे? सारी लड़ाइयाँ होती थी, तो उसको पुस्तक का नाम क्या दिया गया? द बुक ऑफ वार। अभी मैं आपको उस पुस्तक का जो मेन जो वो है पृष्ठ उसको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है रजमनामा द बुक ऑफ वार। और ये जो चित्रकारी है, ये चित्रकारी किसकी है? दसावन की। उस पुस्तक के अंदर जितने भी अंदर चित्रकारियाँ हैं वो किसकी हैं? दसावन की हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द बुक ऑफ वार किसको बोला जाता है, तो वो है रजमनामा। ये रजमनामा क्या है? ये है महाभारत का फारसी में अनुवाद। उसको किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूं ने। अब तो ये चीज़ रट जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। तो ये तो थी अकबर के समय की काल की बातें।
अब तक आपने स्टार्ट किया बाबर से। बाबर के समय हमने आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बाबर के समय में हमने किस चित्रकार का उल्लेख किया, वो था बेहजाद, इसको पूर्व का राफेली बोलते थे, नंबर 1 चित्रकार हो गया। उसके बाद आया नाम हुमायूं का। तो हुमायूं के समय में हुमायूं किसको साथ में लेके आया था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद, और ये दोनों के दोनों किसके शिष्य थे, ये बेहजाद के शिष्य थे। 3 चित्रकार हो गए, बेहजाद, मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद। बेहजाद बाबर के समय का, ये दोनों हुमायूं के समय के। इन दोनों की उपाधियां ये देख लेना आप। उसके बाद आया अकबर का समय। अकबर के समय में मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद थे। मीर सैयद अली ने अकबर के समय में क्या किया, इस हजमनामा का संरक्षण में पुस्तक लिखवाई। और इसमें कितने, जो हजमनामा क्यों फेमस है, ये मुगल काल की पहली पुस्तक, इसमें लगभग 1200 चित्र थे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने हजमनामा के बारे में तो बता दिया, जो फारसी अनुवाद है महाभारत का। ये हजमनामा क्या है, हजमनामा जो था वो है मीर हमजा के ऊपर लिखी गई किताब। ये मीर हमजा कौन था, मीर हमजा थे हजरत मोहम्मद साहब के चाचा। तो इस हजमनामा में उन्हीं मीर हमजा की वीरता का वर्णन है। उस हजमनामा को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है दस्ताने हमीर हमजा। तो आप इतना याद रखना कि हम जो हजमनामा किसके बारे में है, अमीर हमजा के बारे में। वो कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब के चाचा। ठीक है, तो 3 चित्रकार हो गए, बेहजाद, मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद। उसके बाद 2 चित्रकारों का उल्लेख है, दसवंत और बसावन। दसवंत ने रजमनामा में अपने चित्र हैं, तो और जो बसावन है वो सर्वोच्च चित्रकार है, किसके लिए, रूप चित्रकारी और भित्ति चित्रकारी के लिए। और इसी रजमनामा को अकबर ने क्या बोला है, मुगल काल के मील का पत्थर। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर के बाद जहांगीर की। जहांगीर का काल मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में ही चरमोत्कर्ष पर थी। तो आपने अब तक 4 स्वर्ण काल देख लिए। एक आपने देखा सबसे पहले स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, वो था शाहजहां के समय में, क्योंकि शाहजहां ने क्या बनवाया था, इसको याद रखना, ताजमहल के साथ। ताजमहल सबसे बड़ी, तो उसके साथ ही स्वर्ण काल हो गया। उसके बाद आपने साहित्य और संगीत कला का स्वर्ण काल था, वो किसका था, वो था अकबर का समय। और ठीक उसी प्रकार अब चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किसका है, वो है जहांगीर का। वो क्यों है, वो आप खुद देख लोगे। जहांगीर ने सबसे पहले क्या काम किया, जहांगीर की राजधानी आगरा थी, तो इसने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला खोली। जैसे कि अकबर ने शाही चित्रशाला खोली थी, ठीक उसी प्रकार जहांगीर ने भी आगरा में एक चित्रशाला खोली। दूसरा, जहांगीर में 1618 में मोरक्को चित्रकार, इसी काल में एक आकार के चित्र, यानी कि एक आकार के चित्र, जो इसको क्या बोलते हैं, मुरक्का चित्रकारी। तो पहली मुरक्का चित्रकारी किसके काल में है, वो जहांगीर के काल में। मुरक्का चित्रकारी क्या होती है कि एक ही आकार के चित्र, यानी कि चित्र ऐसे नहीं कि एक छोटा व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति, यानी कि सेम, मतलब एक ही आकार के चित्र बनाने की जो प्रथा प्रारंभ हुई वो किसके काल से हुई, वो जहांगीर के काल में ही हुई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके काल में कौन कौन प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, एक व्यक्ति था अबुल हसन। और अबुल हसन को क्या उपाधि थी, नादिल उल जमा की। और अबुल हसन किसके लिए फेमस था, तो ये था व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ, यानी कि जो व्यक्तियों के, यानी कि लोगों के चित्र हूबहू बना देता था। तो और जो आप देखते हो ना जहांगीरनामा, यानी कि तुझके जहांगीर का जो मुख्य पृष्ठ है, जिसमें जहांगीर के गद्दी पर बैठने का जो चित्र है, वो किसने बनाया है, वो अबुल हसन ने बनाया। कई बार पूछा गया है कि तुझके जहांगीर का मुख्य पृष्ठ का जो चित्र है वो किसने बनाया। ऑप्शन में कई सारे व्यक्ति होंगे, तो वो किसने बनाया है, अबुल हसन ने। वो आपको चित्र में अभी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हैं जहांगीर बादशाह जो गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो जहांगीर के समय में व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ कौन था, वो था आपका अबुल हसन। और अबुल हसन की क्या मतलब उपयोगिता थी जहांगीर के समय, या अबुल हसन क्यों याद किया जाता है, क्योंकि जो तुझके जहांगीरी जो जहांगीर ने लिखी थी उसका जो मुख्य चित्र है वो किसने बनाया, वो अबुल हसन ने बनाया। अबुल हसन के बाद एक और प्रमुख चित्रकार था, जिसका नाम था उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर क्यों फेमस था, ये पक्षी चित्रों के लिए विशेषज्ञ था, यानी कि पक्षियों के चित्र बनाने की इसके अंदर सबसे ज़्यादा कला थी। प्लस मोरक्को शैली विशेषज्ञ, मोरक्को शैली अभी मैंने आपको बता दी, मोरक्को शैली क्या, एक ही आकार के चित्र बनाना। तो पक्षी चित्र और मोरक्को शैली के लिए कौन फेमस था, उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर की 2 चित्र हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, उनका नाम मैंने जिक्र किया। एक तो है बंगाल के अनोखे पुष्प, किसने चित्रकारी की है, उस्ताद मंसूर ने। दूसरा साइबेरिया का एक बिरला साइरस,
तो साइबेरिया का एक बिरला सारस और बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र किसने बनाया? वो उस्ताद मंसूर ने। उस्ताद मंसूर क्या था? पक्षी चित्र विशेषज्ञ और मोरक्को शैली विशेषज्ञ। ठीक जिस प्रकार अबुल हसन की उपाधि थी नादिर उल जमा की, इस उस्ताद मंसूर को भी उपाधि दी गई थी नादिर उल असर की। ठीक है, दो व्यक्ति हो गए, एक हो गया आपका अबुल हसन, दूसरा हो गया उस्ताद मंसूर। उसके बाद तीसरा फेमस चित्रकार था जहांगीर के समय में बिशन दास। और ये बिशन दास को हम क्यों याद करते हैं? बिशन दास से संबंधित क्या प्रश्न एग्जाम में बनता है? वो ये बनता है कि इस बिशन दास को जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ फारस भेजा। फारस यानी कि इराक। और वहाँ से ये बिशन दास फारस के शाह के दरबार से उस शाह यानी कि वहाँ का जो शासक था, उस शासक फारस के शासक का ये चित्र बना के लाया था। तो बिशन दास से ये चीज़ बनती है एग्जाम में कि वो कौन चित्रकार था जो कि फारस के शासक का चित्र बना के लाया था, तो वो कौन था? बिशन दास। तीन हो गए। चौथा है आपका फारूक बेग। फारूक बेग से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया? तो वो फारूक बेग ने बनाया। और आपका लास्ट है जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार, वो है दौलत। दौलत किसके लिए? कि दौलत ने क्या किया कि दौलत से इस जहांगीर ने बोला कि आप हम जितने भी हमारे चित्रकार पूरी मंडली है उसका एक चित्र बनाइए। तो उस चित्र मंडली का जो चित्र बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई दौलत को दी गई। और दौलत ने उस चित्र में बिशन दास ये वो जो कि फारस से चित्र बना के लाया था, एक गोवर्धन दास ये भी इसका चित्रकारी था, एक अबुल हसन वही जिसने जहांगीर का वो तुझके जहांगीर का मुख्य प्रश्न लिखा है, और उसके बाद जहांगीर खुद, और एक खुद दौलत का। तो दौलत ने किस किस के चित्र बनाए? एक बनाया बिशन दास का, एक बनाया अबुल हसन का, एक जहांगीर का, एक गोवर्धन दास का और एक दौलत का। उन पांचों का चित्र उसने एक ही चित्र के अंदर बनाया। तो ये प्रश्न पूछा गया कि बिशन दास किसने अबुल हसन, जहांगीर और बिशन दास, गोवर्धन और किसका चित्र एक ही में बनाया? तो किसने बनाया है? वो दौलत ने बनाया है। लोग ये बोलते थे कि जहांगीर चित्रकला का एक पारखी शासक था, और जहांगीर ये बोलता था कि अगर वो विभिन्न चित्रकारों से बनाई गई चित्रकारी को एक बार देख लेगा तो ये बता देगा ये चित्र किसने बनाया है, ये चित्र किसने बनाया था, क्योंकि उसका चित्रकला में बेहद इंटरेस्ट था। यानी कि जो व्यक्ति चित्र देख के बता सकता है कि ये चित्र किसने बनाया है, तो वो चित्रकला में कितना खोया हुआ होगा। इन पांचों चित्रकारों के नाम आप याद कर लेना, लिख लेना, कुछ भी कर लेना। पांचों के पांचों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, सबसे क्वेश्चन बनता है, कोई भी एग्जाम में छोड़ने के लायक नहीं है। और प्रमुख चीज चित्रकला का स्वर्ण काल कौन है? वो है जहांगीर, आपने देख लिया। और पांच ये चित्रकार हैं, और एक चित्रकार बाबर के समय में बेहजाद, दो हुमायूं के समय में आए थे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्द, और उसके बाद दो और प्रमुख चित्रकार जो अकबर के समय में जिनका जिक्र है दसवंत और बसावन। यानी कि पांच ये और पांच ऊपर, यानी कि 10 चित्रकार आप अब तक देख चुके हो। 10 के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब जहांगीर के बाद चलते हैं शाहजहां काल में। जैसा कि आपको पता ही है, शाहजहां का जो मेन रुचि थी वो स्थापत्य कला में थी, यानी कि इसको बिल्डिंग बनवाने और इसे मकराने का पत्थर सफ़ेद संगमरमर लगवाने का बहुत शौक था बिल्डिंगों में। तो उसका शौक पूरा स्थापत्य कला से था, वो इस चित्रकला में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, इसीलिए इसके समय में चित्रकारी थोड़ी सी कम रुका। हालांकि इसके समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम है फ़कीरुल्लाह, मीर हासिम, मुरार हुनर मोहम्मद, नादिर और चित्रा। ये प्रमुख इसके समय में कुछ चित्रकार हैं। बाकी इसके समय में ज़्यादा चित्रकारी कहीं ज़्यादा फेमस नहीं है। बाकी सबसे ज़्यादा प्रमुख चित्रकारी जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर का काल है, और शाहजहां का किसका स्वर्ण युग है? स्थापत्य कला का। शाहजहां के बाद वो ऑलरेडी चित्रकला रुकी चुकी, तो औरंगजेब को आप जानते ही हो, इसको किसी चीज़ में रुचि नहीं थी। इसने कहा क्या वाला चित्रकला इस्लाम के विरुद्ध है, इसीलिए यहाँ पे चित्रकार कला का कोई काम हुआ नहीं। तो सारे जितने भी कलाओं के जो पतन हैं, चाहे वो आपकी वो स्थापत्य कला हो, साहित्य हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो, सबके सबका पतन किसमें हुआ है? औरंगजेब काल में। तो ये तो थी आपकी चित्रकला। अब चित्रकला के बाद टाइम बचाया थोड़ा सा, तो हम मुगल काल की आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा 3-4 मिनट में ही। ये देखिए, जैसे कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं बाबर से, तो मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था को भी स्टार्ट करेंगे बाबर के साथ। तो बाबर के समय हम जब बाबर के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने इस चीज़ को पढ़ लिया था, अब थोड़ा सा फास्ट इसको पढ़ लेते हैं। तो बाबर ने चांदी के जो 2 सिक्के चलाए थे, एक चलाया था काबुल में और एक चलाया था कंधार में। जो काबुल में चलाया था उसका नाम क्या था? शाहरुख, और जो कंधार में चलाया था उसका नाम क्या था? बाबरी। और सिक्के के एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं के नाम
दूसरी तरफ बाबर और उसकी उपाधि लिखी होती थी। यानी कि जो सिक्के के दो दो पहलू होते हैं, एक तरफ तो था, एक तरफ तो सिक्के पर कलमा लिखा हुआ था और उस समय के जो 4 प्रमुख खलीफा थे उनके नाम थे, प्लस दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ बाबर, और बाबर की उपाधि क्या थी उस समय की, पादशाह या बादशाह। तो ये उपाधि लिखी होती है बादशाह अकबर, सॉरी बादशाह बाबर। तो ये तो बाबर के समय की बात है। बाबर ने कौन कौन सिक्के चलाए, शाहरुख और बाबरी, बहुत पूछे जाते हैं। शाहरुख सिक्का किसने चलाया, तो वो चलाया बाबर ने, और दूसरा सिक्का क्या था अपने नाम से, बाबरी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शाहरुख सिक्का कहाँ चला था, वो काबुल में, बाबरी कंधार में। अब बाबर के बाद आया था उसका हुमायूं ने सिक्के विक्के में कुछ रुचि दिखाई नहीं, क्योंकि वो तो लड़ाई लड़ाई में इंगेज रहा था। लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने समय के बीच में थोड़ा सा काम जरूर किया था। उसने शेरशाह सूरी ने क्या, चांदी का सिक्का चलाया, इसको नाम दिया उसने रुपया, और जो तांबे का सिक्का चलाया उसको नाम दिया उसने दाम। ठीक है, शेरशाह सूरी के बाद सिक्कों में या मुद्रा व्यवस्था में जिसका नाम आता है वो है अकबर। अकबर ने सोने का सिक्का चलाया, और इस सोने को सिक्के को बोला जाता था मोहर, और इस मोहर की जो वैल्यू थी वो होती थी 9 रुपये के बराबर। यानी कि, और रुपया कहाँ से, यही सिक्का जो शेरशाह सूरी ने चांदी का जो सिक्का चलाया था, यानी कि 9 चांदी के सिक्के इक्वल टू 1 मोहर के। तो ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो अकबर के समय में था उसको बोला जाता था शशंख, और ये कितने का होता था, ये 101 तोले का था। और इलाई नाम का सिक्का भी दीन इलाई धर्म चलाया था अकबर ने, उसके बाद उसने इलाई नाम का भी सिक्का चलवाया था। इसके अलावा सोने का सिक्का इसको मोहर बोलते थे, और सोने का सबसे बड़ा सिक्का इसको बोलते जाते थे शशंख। और अकबर ने चांदी का भी सिक्का चलाया था, उस चांदी के सिक्के को बोलते थे जलाली। और उसके बाद ये सोने का हो गया मोहर, चांदी का हो गया जलाली, और तांबे का सिक्का चलाया जिसको बोला जाते थे जीतल। ठीक है, ये फुलूस ओब्लिक पैसा, इसी को बोलते थे जीतल को ही। 1577 में अकबर ने शाही टकसाला, नहीं शाही टकसाला वो यानी कि जहाँ पे सिक्कों की ढलाई का काम होता था वो खुलवाई, और उसका प्रधान बनाया ख्वाजा अबू समद को। एक ख्वाजा अबू समद, याद कीजिए कौन है ख्वाजा अबू समद। अभी तो आपने ख्वाजा अबू समद का नाम पढ़ा है। अरे इसी ख्वाजा अबू समद से तो अकबर ने चित्रकारी सीखी थी, और इसी ख्वाजा अबू समद को तो अकबर ने जो शाही चित्रशाला खुलवाई थी उसका अध्यक्ष बनाया था। यानी कि इस ख्वाजा अबू समद को अकबर ने 2 प्रमुख जिम्मेदारियां दी। एक तो जो शाही चित्रशाला खुलवाई थी उसका अध्यक्ष बनाया, प्लस जो शाही टकसाला खोली उसका भी प्रधान किसको बनाया, इसी ख्वाजा अबू समद को। और एक चीज़ और अकबर के समय में मिलती है कि इसने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति भी लगवाई थी। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मुगल काल में राम सीता की मूर्ति किसने लगवाई, वो लगवाई अकबर ने। और चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने अंकित करवाई थी, ये आपको जब पढ़ रहे थे स्टार्ट में याद करिए, याद करो एकदम स्टार्टिंग से हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने बताया चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने अंकित करवाई थी, मोहम्मद गौरी ने चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है। अगर राम सीता के बारे में अगर बनता है प्रश्न तो वो अकबर। बस याद रखना है राम सीता यानी कि रामचरितमानस का किसके काल में हुआ, अकबर के काल में। तो उसी काल में राम सीता के जो चित्र हैं वो किसने लगवाए, अकबर ने, और देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी ने। कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ में। तो अकबर हो गया। अकबर के बाद है जहांगीर। तो जहांगीर के बस इतना सा और बचा है आपका। जहांगीर के समय में एक सिक्का चला था, इसका नाम था निसार। शाहजहां ने चलवाया आना, और औरंगजेब ने रुपए की ढलाई का जो काम होता था उस पर जो कलमा लिखे जाते थे उस कलमा को करा दिया बंद। ये हम औरंगजेब के काल में भी जब पढ़ रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि कलमा क्यों बंद करा दिया था, क्योंकि उसका कहना ये था कि जो सिक्के हैं या जो रुपए हैं वो हिंदुओं के हाथ में जाते हैं, और हिंदुओं के हाथ में जाने से ही ये अपवित्र हो जाते हैं। ये इतना इस तरह से नफरत करता था हिंदुओं से। तो ये है प्रमुख चीज़ें। तो यानी कि इसने सबको काम बंद ही तो कराए थे, सब काम, स्थापत्य बंद, साहित्य बंद, संगीत बंद, चित्रकारी बंद, मुद्रा व्यवस्था बंद, शुरू क्या करवाया इसने। तो बस इतना याद रखना, ये है आपकी मुद्राकालीन व्यवस्था। और हाँ, शाही जो टकसाला जो उसने अकबर ने खुलवाई थी, इस टकसाला के जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, दरोगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, टकसाला के अधिकारी को दरोगा बोला जाता था। अब आपका आज की क्लास होती है ख़त्म। आज आपने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक पढ़ा आपने चित्रकला और दूसरा पढ़ा आपने मुद्रा व्यवस्था। हाँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो स्वर्णयुग कौन सा का काल है,
कई बार मैंने बता दिया, फिर भी लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे। आपको मैं दिखा के इस चीज़ को एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास कर देंगे बंद। और कल हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा इस सीरीज़ का, वो रह जाएगा आपका मुगलकालीन प्रशासन। और मुगलकालीन प्रशासन को ख़त्म करते ही हम आगे क्लास कैरी फॉरवर्ड करेंगे उत्तर मुगल काल के साथ। और उत्तर मुगल काल में हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? बहादुर शाह प्रथम से, जो किसका, औरंगजेब के बाद जो आपकी दिल्ली की गद्दी पर काफ़ी देर से बैठा है, इंतजार कर रहा है अपने शासन का। और तो अब हम अभी आप केवल जो जिसका स्वर्ण काल है वो बता के आज क्लास को समाप्त करते हैं। ये देखिए, साहित्य का स्वर्ण काल, अकबर का काल। साहित्य यानी कि जो पुस्तकें सारी जितनी भी पुस्तकें, इतनी सबका फारसी में अनुवाद, फारसी अनुवाद विभाग की स्थापना, इसका पूरा वो बनाया गया फैजी को। रामायण, महाभारत, गीता, वेद सबके फारसी में अनुवाद किसके काल में हुए? अकबर में। तो साहित्य का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? अकबर को। उसके बाद संगीत का स्वर्ण काल, संगीत यानी कि संगीत कला, गाने बजाने का। तो गाने बजाने में आपने देख ही लिया, जो जितने भी बैजू बावरा या तानसेन वानसेन किसके काल में थे? अकबर के में। तो संगीत का स्वर्ण काल अकबर का काल। स्थापत्य कला, चीज़ों को, नई चीज़ों को बनाना, यानी कि आगरा का जो किला है उसके अंदर पूरा जितने भी क्रियाकलाप हैं अकबरी महल और जहांगीरी महल के अलावा किसने काम करवाए? शाहजहां ने करवा दिए। दिल्ली का किला बनवाया, जामी मस्जिद आगरा में, दिल्ली में ताजमहल, और आप क्या क्या देखोगे सारी चीज़ें किसने बनवाई? ये शाहजहां ने बनवाई। इसके अलावा जो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है, और वो मकबरा भी किसने बनाया? वो भी शाहजहां ने बनवाया। तो शाहजहां ने सारा ध्यान किसमें दिया अपना? चीज़ों को बनवाने में। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, और चित्रकला का स्वर्ण युग जो आपने आधी क्लास में देख ही लिया है, तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। तो ये 4 ही स्वर्ण काल आपसे पूछे जाते हैं, साहित्य संगीत दोनों अकबर, स्थापत्य शाहजहां और चित्रकला जहांगीर। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में।